दरवाजे की चरमराहट ने उस रात मेरी नींद के भीतर पेबस्त सुकून को इस तरह चीर दिया जैसे किसी ने रुई के तकिए में छुरा घोंप दिया हो। कमरे की दीवारें ठंडी थीं, हवा बिना आवाज के बह रही थी और घड़ी की टिक टिक इस सन्नाटे को और ज्यादा भयावह बना रही थी। एक पल को लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा के भीतर आहट दी हो, एक ऐसी आहट जो केवल उन कानों को सुनाई देती है जो शांति में डर को पहचान सकते हैं। मैं चुपचाप उठा, कमरे के कोने की ओर देखा जहां खिड़की से छन कर आती चांदनी धूल के कणों के साथ खेल रही थी। पर उस रोशनी के बीच कुछ और भी था, एक साया, धुंधला, स्थिर और अजीबोगरीब शांत। हर रात जब मैं उस परछाई को देखता तो मेरी सांसें भारी होने लगती थीं, जैसे फेफड़ों में कोई अदृश्य हाथ दबाव डाल रहा हो। मैंने कभी किसी आत्मा को देखा नहीं था, पर उस साए की मौजूदगी मेरे तर्क की सभी सीमाओं को तोड़ रही थी। वह वहां था, मगर वो इंसान नहीं था। उसकी मौजूदगी जैसे मेरे कमरे की हर वस्तु को छू कर निकलती थी और एक कंपी छोड़ जाती थी जो सिर्फ मेरी रूह महसूस कर सकती थी। मेरा नाम अर्जुन रंधावा है। पेशे से मैं एक निजी जासूस हूँ, यानी ऐसा व्यक्ति जो उन गुत्थियों को सुलझाने के लिए जाना जाता है जिन्हें आम लोग छूने से भी डरते हैं। मैं दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में रहता हूँ जहाँ मेरी तन्हा जिंदगी किताबों, फाइलों और अपराध के अनगिनत किस्सों में उलझी रहती है। लोग जब अपने रिश्तों, समाज या पुलिस से हार जाते हैं तब वो मेरे पास आते हैं, उम्मीद की आखिरी रोशनी लिए हुए। मैंने अपने करियर में धोखाधड़ी, हत्या, लापता लोगों और मानसिक विक्षिप्तता जैसे केस देखे हैं, लेकिन जो केस मैं अब सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी आत्मा पर गहरे घाव छोड़ गया। ये वो कहानी है जिसने मेरी नींदें छीन ली, मेरी सोच को बदल दिया और मुझे इस एहसास के करीब पहुंचा दिया कि कभी कभी डर सिर्फ भाव नहीं होता, वह एक सजीव अनुभव बन जाता है। 25 जुलाई की दोपहर थी जब मैं अपने ऑफिस की खामोश दीवारों के बीच बैठा केस फाइल्स पलट रहा था। गर्मी इतनी थी कि पंखा भी अपने पंख फैलाकर हार मान चुका था। तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर चमका। आमतौर पर मैं ऐसे कॉल्स नहीं उठाता, लेकिन उस दिन जाने क्यों मेरे हाथ खुद ब खुद फोन की ओर बढ़े। कॉल उठाते ही जो आवाज आई उसमें डर, घबराहट और एक गहरी अपील थी, क्या आप अर्जुन रंधावा हैं? वो आवाज एक औरत की थी और उसकी हर सांस कांप रही थी जैसे उसने अभी अभी कुछ ऐसा देखा हो जो सामान्य इंसान की कल्पना से परे हो। मैंने संयमित स्वर में जवाब दिया, हाँ, अर्जुन रंधावा बोल रहा हूँ। बताइए, क्या मदद चाहिए? मेरा नाम अनामिका शर्मा है, वो बोली और फिर कुछ देर तक चुप रही। उसकी चुप्पी में जैसे कोई चीखें दबी हुई थी। मेरी बहन श्रेया, वो कहीं गायब हो गई है और मुझे नहीं लगता कि ये कोई आम लापता मामला है। उसने मुझे आखिरी बार जो मैसेज भेजा था उसमें लिखा था, अगर मैं वापस ना आ सकी तो जान लेना कि इस हवेली में कोई और भी है, कोई ऐसा जो दिखाई नहीं देता मगर वो हर जगह है। उसकी बात सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। ये कोई सामान्य केस नहीं था, ये कुछ और था। शायद किसी परछाई का पीछा, शायद किसी अनकही आत्मा की कहानी। अनामिका ने मुझे बताया कि उसकी बहन श्रेया एक लेखिका थी जो शांति की तलाश में हिमाचल के एक दूरदराज गांव में एक पुरानी हवेली में रहने चली गई थी। हवेली का नाम था राजवाड़ा कोठी, 150 साल पुराना मकान जिसे लोग भूतों की कोठी कहते थे। श्रेया को ऐसे ही रहस्यमय माहौल पसंद थे। वो डर में लिखती थी, अंधेरे में सोचती थी और तन्हाई में रचती थी। लेकिन अब वो गायब थी। न फोन लग रहा था, न कोई ईमेल। और सबसे डरावनी बात, उसकी डायरी के पन्नों में जो आखिरी शब्द थे, मुझे लगता है ये हवेली सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी, इसमें कोई सांसें लेता है। मैंने मामले को लेने का फैसला किया, शायद इसलिए क्योंकि मेरी जिज्ञासा इंसानी हदों से ज्यादा है, या शायद इसलिए क्योंकि मेरे भीतर भी कहीं कोई साया जाग रहा था। 2 दिन बाद मैं अनामिका के साथ हिमाचल की ओर रवाना हुआ। रास्ता लंबा, घुमावदार और घना था। बादलों की परछाइयां वादियों में लिपटी हुई थीं और सड़क के किनारे सूखे पेड़ों के झुके हुए सिर जैसे किसी नजर से बचना चाह रहे हो। कार में बैठकर मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। हर मोड़ एक नई कहानी कहता लग रहा था, जैसे ये पहाड़ अपने सीने में कुछ छिपा कर बैठे हैं, कुछ ऐसा जो सालों से बाहर नहीं आया।
जब हम हवेली के पास पहुंचे तो अंधेरा घिर चुका था। हवेली एक पहाड़ी के किनारे पर स्थित थी, जहां तक पहुंचने का रास्ता कच्चा और टूटा हुआ था। वो कोठी सच में डरावनी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर काई जमी हुई और छत से लटके हुए झाड़ फानूस जैसे किसी बीते युग के गवाह हो। और तब जब मैंने पहली बार उस हवेली के दरवाजे को छुआ, एक अजीब सी सिहरन मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे भीतर झांक लिया हो। मैंने अनामिका की आवाज में जो कंपी सुनी थी वो सामान्य नहीं थी। ऐसा अक्सर नहीं होता कि कोई किसी की गुमशुदगी की सूचना इतने गहरे डर और अनकहे सन्नाटे के साथ दे। उसकी हर सांस, हर शब्द जैसे एक दबी हुई चीख की तरह मेरे कानों में उतर रहा था। उस पल मैंने तय कर लिया था कि चाहे यह मामला साधारण हो या असाधारण, मैं इसे सुलझाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने उससे कहा, आप मुझसे मिलिए, पूरे मामले की जानकारी दीजिए, मैं हर संभव मदद करूंगा। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं आज शाम को ही आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन कृपया मेरे घर मत आइए। उस घर में कुछ है, कुछ ऐसा जो हमें हर पल निगलने को तैयार है। उसके इस वाक्य ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अब ये केस सिर्फ एक गुमशुदा बहन का नहीं था, ये कुछ और था। शायद कुछ अंधेरा, कुछ रहस्यमय, या शायद कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधा ही न जा सके। हमने तय किया कि हम दिल्ली के एक पुराने कॉफी हाउस में मिलेंगे, जो मेरे ऑफिस से कुछ ही दूरी पर था। शाम के 6 बजने को थे जब मैं वहां पहुंचा। सूरज ढल रहा था, पर उसकी रोशनी में कुछ अजीब सा फीकापन था, जैसे आसमान भी उस दिन कुछ छिपा रहा हो। जब मैंने अनामिका को पहली बार देखा तो वो किसी सामान्य महिला जैसी नहीं लगी। उसके चेहरे पर डर की ऐसी परछाई थी जिसे न तो कोई मेकअप छुपा सकता था और न ही शब्द समझा सकते थे। उसकी आंखें गहरी, बुझी हुई थीं और जैसे उनमें कोई गूढ़ प्रश्न सदियों से कैद था। वह अपने हाथों को बार बार मल रही थी, जैसे उसके हाथों पर कोई अदृश्य लहू लगा हो जिसे वो धोना चाहती थी। मैंने उसे शांत बैठने का इशारा किया और धीरे से पूछा, अब मुझे सब विस्तार से बताइए। क्या हुआ था उस दिन जब आपकी बहन गायब हुई? उसने पानी का एक घूंट लिया और फिर बोली, ये सब करीब 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था। हम दोनों बहनें एक पुराने कोठी में शिफ्ट हुए थे, जो हमारे दादाजी की विरासत थी। वह कोठी सालों से बंद थी, किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। हमें लगा कि वहां रहना सस्ता और आसान होगा, इसलिए हमने फैसला किया कि क्यों न वहीं रहें। लेकिन उस घर में कदम रखते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। चीजें अपने आप गिरने लगतीं, दीवारों पर धब्बे बनते और गायब हो जाते, और रात को हमें किसी के चलने की आवाजें आती थी, जैसे कोई हमारे कमरे के बाहर टहल रहा हो। मैंने पूछा, क्या आपने किसी को देखा? कोई छाया, कोई इंसान? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ। श्रेया ने एक रात बताया था कि उसने एक औरत को देखा जो दालान में खड़ी थी, बिना आंखों के, बस एक धुंधली काली आकृति। और जब उसने चीख कर लाइट जलाई तो वो गायब हो गई। मैंने उसे पागल समझा, पर 3 दिन बाद वो अचानक गायब हो गई, बिना किसी आवाज, बिना किसी निशान के। बस उसका पायजामा और एक टूटी हुई चुन्नी उस कोठी के तहखाने की सीढ़ियों पर मिली। इस विवरण ने मेरी रीढ़ में जैसे कोई बर्फ का पानी उड़ेल दिया हो। मैंने उससे पूछा, क्या आप मुझे उस कोठी में ले जा सकती हैं? पहले तो वो डरी, लेकिन फिर उसने सहमति में सिर हिलाया। हमने तय किया कि अगले दिन सुबह वहां जाएंगे। रात में मैं अपने ऑफिस में बैठकर उस कोठी के बारे में जितनी जानकारी जुटा सकता था, जुटाने लगा। कई पुराने दस्तावेजों में उस कोठी का नाम था वीरान विलास। सुनने में सुंदर नाम था, लेकिन जितनी पुरानी अखबार की कटिंग्स मिली, उससे साफ हो गया कि इस कोठी के साथ कुछ तो गड़बड़ थी। साल 1956 में वहां एक पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से मारा गया था। अखबारों में लिखा था कि घर की नौकरानी ने पुलिस को बुलाया, और जब वो अंदर पहुंचे तो पूरा परिवार तहखाने में मृत पड़ा था। उनकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरों पर ऐसा भय था जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा था जो इंसान कभी देखना नहीं चाहता। केस आज तक अनसुलझा था। सुबह होते ही मैं अनामिका के साथ उस कोठी की ओर निकल पड़ा।
दिल्ली की भीड़-भाड़ से दूर एक पुराने मोहल्ले में स्थित वो कोठी सचमुच किसी भूतिया फिल्म के सेट जैसी लग रही थी। जंग लगे गेट, टूटी हुई खिड़कियां और उस पर उग आई बेलें जैसे उस घर को निगल रही थी। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने हमें घेर लिया। गर्मी के मौसम में भी वहां ऐसा लग रहा था जैसे किसी बर्फीले कमरे में आ गए हों। हवा में एक अजीब सी गंध थी, कुछ सड़ने जैसी, कुछ जली हुई आत्माओं जैसी। अनामिका मुझे सीधा उस तहखाने की ओर ले गई। दरवाजा खोलते ही सीढ़ियों पर जमी धूल के नीचे जैसे कुछ चुपचाप सांस ले रहा था। जब हम नीचे पहुंचे तो वहां दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और अंधेरे में चमकती किसी अज्ञात भाषा की लकीरें थीं। अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी एक तस्वीर पर पड़ी, एक औरत की तस्वीर जिसकी आंखें गायब थीं। बिल्कुल वही विवरण जो अनामिका ने बताया था। हम तस्वीर को देख ही रहे थे कि एक जोर की आवाज हुई, तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनामिका चीख पड़ी और मैंने तुरंत दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी भारी ताकत से बंद हो चुका था। उस पल अंधेरे में एक सांस सुनाई दी, फिर किसी के नाखून की आवाज, जैसे किसी ने दीवार पर घसीटकर कुछ लिखा हो। मैंने टॉर्च घुमाई तो दीवार पर लिखा था, तुम भी यहीं रहोगे। शाम का वक्त था और मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पल रही थी। अनामिका की बातों ने मेरे अंदर का जासूस तो जगा दिया था, लेकिन सच कहूं, उस रात मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ मेरा डर भी चल रहा था। मैंने जब पहली बार उस कोठी को देखा तो उसकी छत पर बैठे कौओं की कतार और टूटी हुई खिड़कियों से झांकती परछाइयां मुझे यूं देख रही थीं जैसे मैं कोई घुसपैठिया हूं, कोई ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए था। दरवाजा खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ खुला, जैसे मुझे भीतर आने का न्योता दे रहा हो। अंदर घुप्प अंधेरा था, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टेढ़ी लटक रही थीं और फर्श पर गिरी धूल की परतें सालों की खामोशी का सबूत दे रही थीं। हर दीवार पर नमी की बदबू थी और छत से टपकती बूंदें जैसे समय की टिक टिक हो। एक अजीब बात थी, जैसे घर की हर चीज मुझे देख रही हो, मुझे पहचान रही हो और मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। अनामिका ने मुझे बताया था कि तहखाने में जाने के बाद ही श्रेया की चुन्नी मिली थी। मैंने सोचा, जांच की शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। कोठी के पिछवाड़े एक संकरी सीढ़ी थी जो जमीन के नीचे जाती थी। अंधेरी, सड़ी हुई लकड़ी की रेलिंग और दीवार पर फैली जालेदार परछाइयां किसी फिल्म की नहीं, एक भयावह हकीकत की तरह थी। मेरे हाथ में टॉर्च थी, लेकिन रोशनी बहुत कम थी। जैसे ही मैंने पहला कदम नीचे रखा, मेरी पीठ के पीछे एक ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन दरवाजा तो बंद था। फिर वो हवा कहां से आई? मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरी जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम पर मेरा दिल जोर से धड़कता और दीवारों से आती धीमी धीमी खरखराहटें मेरे भीतर डर के बीज बो रही थी। नीचे पहुंचते ही मुझे जो महसूस हुआ, वो आज भी मेरे भीतर जिंदा है। तहखाने में एक पुराना बक्सा पड़ा था, जिसके चारों ओर किसी लाल पाउडर से आकृतियां बनी थी। पास ही में एक टूटा हुआ दर्पण पड़ा था, जिसमें एक पल के लिए मैंने अपनी परछाई नहीं देखी, सिर्फ अंधेरा दिखा। मैंने जैसे ही उस बक्से को हाथ लगाया, मेरे कानों में किसी औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। वो आवाज धीमी थी, लेकिन उसके सुरों में एक ऐसा दर्द था जो किसी आत्मा की चीख जैसा लगा। मैंने तुरंत टॉर्च का रुख इधर उधर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस दीवारें थीं, छत से झूलती जालेदार छायाएं और वो बक्सा, जो अब खुद ब खुद हिलने लगा था। मैंने अपने मन को कड़ा किया और बक्से को खोला। अंदर एक डायरी थी, एक पुरानी काली डायरी, जिसके पन्ने धुएं से सने हुए थे। पहले ही पन्ने पर लिखा था, जिसने ये तहखाना देखा, वो दोबारा सूरज की रोशनी नहीं देख पाया, क्योंकि यहाँ जो बसा है, वो जिंदा नहीं, पर मर भी नहीं पाया। मेरे शरीर से जैसे पसीना बहने लगा। मैंने उस डायरी को उठाया और वहीं तहखाने में बैठकर पढ़ना शुरू किया। वो किसी औरत की डायरी थी, नाम था रंजना। पन्नों में लिखा था कि उसे इस कोठी में बंद कर दिया गया था, जबरन, और फिर एक दिन उसे जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया। उसकी आत्मा अब इसी तहखाने में कैद थी।
और अब वो अकेली नहीं रहना चाहती थी। मैंने जैसे ही डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा, मेरे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। मैंने तुरंत टॉर्च घुमाई। कोई नहीं था। फिर एक झटका सा महसूस हुआ। मेरी गर्दन के पीछे किसी ने सांस ली, ठंडी बर्फ जैसी। मैं पलटा, पर वहां कुछ नहीं था। पर मेरा दिल कह रहा था कि वहां कोई था, कोई जो बहुत नजदीक था। इतना कि मैं उसकी धड़कन नहीं, उसकी मौत को महसूस कर पा रहा था। मैं भागते हुए तहखाने से बाहर निकला। सांसें उखड़ गई थी, टॉर्च हाथ से गिर चुकी थी। मैं उस कोठी के आंगन में गिर पड़ा। लेकिन तब भी वो एहसास, वो निगाहें, जैसे मेरे साथ ही बाहर आ गई हों। उस दिन के बाद मैं सो नहीं पाया। मेरी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे और कानों में हर वक्त किसी की फुसफुसाहट गूंजती रहती थी। रंजना की डायरी मेरे पास थी, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका आगे क्या करना है। क्या श्रेया उसी आत्मा की गिरफ्त में थी? क्या उसे बचाया जा सकता था? या वो पहले ही उस तहखाने की दीवारों का हिस्सा बन चुकी थी? मैंने तय किया कि अब इस केस को किसी साधारण पुलिस या गुमशुदगी वाले तरीके से नहीं सुलझाया जा सकता। अब मुझे उस दुनिया में उतरना पड़ेगा जो विज्ञान के पार है, जहां तर्क नहीं, केवल अनुभव चलते हैं, जहां साया सिर्फ कहानी नहीं, एक अस्तित्व होता है। रात का समय था और मैं फिर से उसी कोठी के भीतर खड़ा था। अब तक मैं कुछ नहीं कर पाया था। रंजना की आत्मा ने मुझे इतनी गहरी नींद से बाहर खींच लिया था कि अब मैं अपने डर को समझ नहीं पा रहा था। मैं उस पुराने तहखाने की ओर बढ़ रहा था जहां से मैं भागकर बाहर आया था, लेकिन अब मुझे लगा कि मुझे उस अंधेरे में और गहराई से उतरना होगा, उस रहस्य को सुलझाने के लिए जो मेरे भीतर और बाहर दोनों में व्याप्त था। मेरे हाथ में वही पुरानी डायरी थी जिसमें रंजना की आप बीती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं तहखाने के पास पहुंचा, मेरी अंगुलियां अचानक कांपने लगी। क्या मैं वही कदम बढ़ा रहा था जो कोई जीवित इंसान नहीं बढ़ा सकता? क्या मैं अब उस रहस्यमय ताकत से जूझने जा रहा था जो पिछले कई सालों से इस कोठी के भीतर बसी हुई थी? सामने वही दरवाजा था जिसे खोलते ही मुझे उस अंधेरे में कोई महसूस हो रहा था, जैसे मैं किसी परछाई के पास जा रहा था, एक ऐसी परछाई जिसे देख पाना संभव नहीं था, लेकिन जिसका अस्तित्व हर कदम पर महसूस हो रहा था। दरवाजा एक हल्की सी आवाज के साथ खुला और भीतर की हवा ने मुझे जैसे उड़ा लिया। वो ठंडी, सड़ी हुई हवा जो न सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा तक को ठंडा कर देती थी। तहखाने के अंदर घुसते ही मेरे पैरों के नीचे जैसे दुनिया हिल गई। दीवारों पर उभरी अजीब सी आकृतियां जो पहले दिखाई नहीं देती थीं, अब बहुत साफ नजर आ रही थी। कुछ ऐसी मूर्तियां जो खड़ी थीं, लेकिन उनके चेहरों पर कोई आकार नहीं था। उनके न होने के बावजूद उन चेहरों से एक गहरी दर्दनाक निगाह सामने आ रही थी। उन परछाइयों से बात करना अब मेरा उद्देश्य बन गया था, लेकिन क्या वे सुन सकती थीं? क्या वे मुझसे बात करना चाहती थीं? तभी मेरी नजरें एक बक्से पर पड़ी। वही बक्सा जो पहले देखा था, लेकिन अब वो और ज्यादा भयानक नजर आ रहा था। उसके पास जाने से पहले मेरी आंखों के सामने अनगिनत परछाइयां घूमने लगीं, जैसे वो मुझे समझा रहे हों कि यहाँ क्या छुपा है। मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन मुझे उस बक्से को खोलना ही था। जैसे ही मैंने बक्से का ढक्कन उठाया, एक अजीब सी आवाज आई, बिल्कुल वैसी ही जैसी रंजना ने डायरी में लिखी थी। वो आवाज अब मेरे भीतर से बाहर आने लगी थी, एक गहरी और कराहती हुई चीख, जैसे यह घर ही नहीं बल्कि उस आत्मा का एक हिस्सा था। मैंने जब बक्से को पूरी तरह खोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बक्से के भीतर एक पुरानी महिला की टूटी फूटी मूर्ति पड़ी थी जो अजीब तरीके से घिसी हुई थी। उसका चेहरा नहीं था, बस वो मूर्ति किसी अनदेखी साया की तरह प्रतीत हो रही थी। अचानक बक्से से एक ठंडी हवा की लहर आई जो मेरे शरीर को बर्फ की तरह ठंडा कर गई। मैंने उस मूर्ति को हाथ में लिया और महसूस किया जैसे वो जीवित हो उठने वाली हो। जैसे ही मैंने वो मूर्ति उठाई, मेरी आंखों के सामने अनगिनत परछाइयां घेरने लगीं। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। तभी मुझे उस आवाज के बारे में याद आया जो मैंने पहले सुनी थी। वो आवाज जो धीरे धीरे मेरे कानों में घुलती जा रही थी। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? वो आवाज
एक ठंडी सी फुसफुसाहट थी और मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। मैंने आंखें खोली, लेकिन कोई नहीं था। सिर्फ वही मूर्ति, वही बक्सा और वही खामोशी। फिर वो आवाज फिर से आई, तुमने खोला। अब तुम्हारे बिना मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगी। मैं अब यह महसूस कर रहा था कि यह सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। वो साया जो इस कोठी के हर कोने में बसा था, वो मुझसे ज्यादा जानता था। मैंने डर के बावजूद उस मूर्ति को नीचे रखा और तुरंत उस तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की। जब मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो एक पल को लगा जैसे मुझे साया ने पकड़ लिया हो। मेरी छाती पर एक भारी दबाव महसूस हुआ और मेरे कानों में वही खामोशी गूंजने लगी। मैंने एक कदम पीछे हटाया और फिर मुझे वह डरावना एहसास हुआ जैसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने देखा कि दीवारों पर अब कुछ और आकृतियां उभर आई थीं, जैसे पूरी कोठी का हिस्सा अब मेरी तरफ बढ़ने वाला था। तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। फिर वही आवाज गूंजने लगी, तुमने हमें जिंदा छोड़ दिया, तो अब हम तुम्हें भी कभी नहीं जाने देंगे। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई और वह बुझ गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों के नीचे कुछ हलचल हो रही थी, जैसे जमीन खुद को बदल रही हो। अचानक दीवारों से कटीली परछाइयां बाहर आने लगीं और मुझे घेरने लगीं। मैं अब इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। अब से कुछ भी सामान्य नहीं था। यह ऐसा समय था जब अंधेरे ने मेरी पूरी दुनिया को घेर लिया था और मुझे उसकी दीवारों के भीतर कैद महसूस होने लगा था। कोठी के अंदर हर कदम पर मुझे एक नए भय का सामना करना पड़ रहा था। दीवारों की खामोशी, अजीब सी ठंडी हवाएं और एक अनकही घुटन ने मेरी स्थिति को और भी विकट बना दिया था। जैसे जैसे मैं उस अंधेरे में कदम रखता गया, मुझे महसूस हुआ कि अब कुछ और भी है जो मुझे खींचने की कोशिश कर रहा है। उस अनदेखी ताकत ने मुझे अपने शिकंजे में कस लिया था। मैंने देखा, मेरा रास्ता पूरी तरह से बदल चुका था। जिस तहखाने से मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वही तहखाना अब मुझे एक अजीब सा मार्ग दिखा रहा था। वो दीवारें जो पहले मेरी मदद कर रही थीं, अब मेरे खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। मुझे लगा जैसे हर कदम पर कुछ न कुछ मुझसे बचने की कोशिश कर रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन मुझे उस भय का सामना करना था, क्योंकि अब जो घटित होने जा रहा था, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था। तभी मुझे रंजना की याद आई। वह आवाज जो मैंने पहले सुनी थी, वो अब मेरे भीतर गूंजने लगी। तुमने मुझे क्यों खोला था? वही आवाज जो पहले मुझे डराती थी, अब मेरे भीतर एक उलझन की तरह गूंज रही थी। मैंने धीरे से अपने हाथों को जोड़ लिया और एक गहरी सांस ली। मैंने तय किया कि अब मुझे डर को नकारते हुए उस साया का सामना करना होगा, जिसने मेरे जीवन को अपनी जंजीरों में जकड़ लिया था। मैंने दीवार की ओर देखा और वह अंधेरा, जिसे मैं केवल एक बार महसूस कर चुका था, अब मेरे सामने आ खड़ा हुआ था। दीवारों पर उभर रही परछाइयां और फिर से वही टूटी मुटी मूर्तियां, जो पहले मेरे डर का कारण बन चुकी थीं, अब और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, एक तेज सी गूंज आई। मेरी आंखों के सामने जो कुछ भी था, वह मुझे डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि मैं यह महसूस कर रहा था कि यह सब कुछ मुझे आजमाने के लिए था। क्या यह रंजना का शाप था? क्या मैं सच में उस साया का शिकार हो चुका था? तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सा कांप उठा। मैं पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल वही साया, वही परछाइयां जो हर कोने में लहराती दिख रही थी। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह सब मेरी मानसिक स्थिति का हिस्सा था, या यह सच्चाई थी कि कुछ साया मेरी आत्मा के साथ खेलने आया था? मेरे अंदर एक गहरी उथल-पुथल शुरू हो गई। क्या अब मैं इस भय के जाल में फंस चुका था? क्या अब मैं बच नहीं सकता था? जब मैंने उस साया को खोजने की कोशिश की, तो मुझे उस तहखाने के अंदर एक हलचल महसूस हुई। मैंने देखा, वहां एक पुराना, मटमैला शीशा पड़ा था। शीशे में मेरी छवि नहीं, बल्कि रंजना का चेहरा उभरने लगा। उसका चेहरा, जो पहले मुरझाया हुआ था, अब ताजगी और चिंता से भरा हुआ था। उसकी आंखों में वही घबराहट थी, जो उस दिन कोठी के अंदर घटी घटनाओं के दौरान थी। उसके चेहरे पर एक कटीफटी मुस्कान उभरी और वह धीरे से बोली,
तुमने मुझे कभी नहीं समझा, तुमने कभी नहीं जाना कि मैं कौन थी। रंजना के चेहरे की हंसी अब मुझे डराने लगी थी। मुझे महसूस हुआ कि वह मेरी मदद नहीं, बल्कि मुझे पूरी तरह से फंसा रही थी। उसके शब्दों में कुछ था जो मेरे दिल को धड़कता रहा, लेकिन मेरे दिमाग में वही सवाल था, क्या वह साया का हिस्सा बन चुकी थी या अब वह केवल एक उपकरण बन चुकी थी। रंजना की आवाज अब मुझे अपनी ओर खींच रही थी। उसकी भूतिया सूरत में एक अनकहा संदेश था, जिसे समझना मेरे लिए जरूरी था। जैसे ही मैंने उस शीशे को छुआ, एक तेज झटका महसूस हुआ। मेरी आंखों में अंधेरा छा गया और मेरे चारों ओर साया की परछाइयां घूमने लगीं। अचानक मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। वह साया जो मुझे डराने आई थी, असल में रंजना का खुद का हिस्सा था। वह मुझे खत्म करने नहीं, बल्कि मेरे अंदर समाने आई थी। मैंने अपने आप को संजीदा किया और फिर से साहस जुटाया। मैं अब किसी भी कीमत पर उस साया का सामना करने के लिए तैयार था। मुझे एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, बल्कि यह एक कशिश थी जो किसी पुराने शाप से बंधी हुई थी। रंजना ने खुद को इस साया में ढाल लिया था ताकि वह अपने मरे हुए रिश्तेदारों का बदला ले सके। यही वह सच्चाई थी जिसे मैंने अब तक नजरअंदाज किया था। मैंने आस्था और साहस से उस साया का सामना किया। मुझे अब रंजना की आत्मा को शांति देने का रास्ता खोजना था। मैंने बक्से से वही मूर्ति निकाली और उसे अपनी हथेली में रखा। तभी एक नई आहट सुनाई दी और एक विशाल चमकदार प्रकाश ने सब कुछ घेर लिया। वह साया धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे उसने हार मान ली हो। रंजना की आत्मा अब शांतिपूर्वक अपनी जगह पर लौट रही थी। लेकिन उस शांति के बीच भी मुझे यह समझ में आ गया कि भूतिया घटनाएं केवल इसी कोठी तक सीमित नहीं थी। यह एक चेतावनी थी और यह सच था कि डर केवल हमारी सोच पर निर्भर होता है। रात की घनी अंधेरी परत अब हल्की होने लगी थी और साथ ही जैसे ही सुबह की पहली किरण कोठी की खिड़कियों से अंदर आई, सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। जिस भय और असुरक्षा ने रात भर मुझे घेरा था, अब वह सब पीछे छूट चुका था। दीवारों की खामोशी अब एक शांतिपूर्ण एहसास में बदल गई थी। हवा में ठंडी ताजगी आ गई थी और हर चीज पहले जैसी दिखने लगी थी। वह साया, वह कटिफ्टी परछाई अब कोई अस्तित्व नहीं रखती थी। जैसा कि मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, यह महसूस हो रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन मैं जानता था कि यह शांति केवल एक कष्टदायक यात्रा का अंत नहीं थी, बल्कि यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी। जब मैंने कोठी के अंदर का माहौल फिर से महसूस किया, तो एक अजीब सा संतोष मुझे घेरने लगा। शायद यह अब तक की यात्रा का सबसे अच्छा हिस्सा था। अब उस साया के भय का कोई निशान नहीं था। कोठी के तहखाने में, जहां मैंने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी, वहां अब कोई भूतिया हलचल नहीं थी। वह जगह जहां कभी डर और भय का साम्राज्य था, अब एक शांत स्थल बन चुकी थी। रंजना की आत्मा को आखिरकार शांति मिल चुकी थी। वह जो कभी मेरी मदद करने आई थी, अब खुद ही मुक्त हो चुकी थी। उसके चेहरे की घबराहट और डर जो पहले मेरी आत्मा में समाये थे, अब शांत हो गए थे। मैंने धीरे से उस मूर्ति को फिर से अपनी हथेली में रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं जानता था कि रंजना अब अपनी अंतिम यात्रा पर जा चुकी थी। उसकी आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी। कोठी के अंदर जो खौफ और घबराहट थी, वह अब बिल्कुल शांत थी। सभी घटनाओं ने मुझे यह सिखाया कि डर केवल हमारी सोच का परिणाम होता है, और अगर हम अपने भीतर साहस और विश्वास लाकर हर डर का सामना करें, तो हम किसी भी हालात में जीत सकते हैं। रंजना की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और साथ ही मुझे भी आंतरिक शांति मिल गई थी। अब कोठी एक नई रोशनी से भर गई थी। मैं बाहर आकर अपनी आंखों को ताजगी से महसूस कर रहा था। सूरज की हल्की किरणें उस विशाल और खंडहरनुमा कोठी पर पड़ रही थी। कोठी की दीवारों ने अब पहले की तरह भय और घबराहट नहीं, बल्कि स्थिरता और सुरक्षा का एहसास दिलाया। हर जगह एक नई ऊर्जा और ताजगी महसूस हो रही थी। मैंने फैसला किया कि इस कोठी को फिर से जीवन से भर दूंगा। यह वही जगह थी जहां एक समय मेरे डर और संघर्ष का सामना हुआ था, लेकिन अब मैं इसे अपने और दूसरे लोगों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण स्थान बनाने जा रहा था। मैंने उस पुराने तहखाने की सफाई की और वहां के टूटे फूटे हिस्सों को ठीक किया।
हर कोने को फिर से सजाया और उस जगह को रंजना के नाम से एक स्मारक के रूप में बदल दिया। अब उस कोठी में डर नहीं था, केवल शांति थी। और मुझे यह महसूस हुआ कि यह शांति केवल एक बाहरी अवस्था नहीं थी, बल्कि मेरे भीतर भी वह शांति आ गई थी। जब सब कुछ ठीक हो गया तो मैं कोठी के छत पर खड़ा होकर आकाश की ओर देख रहा था। मुझे महसूस हुआ कि यह लड़ाई केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं थी, बल्कि यह मेरे भीतर के डर, असुरक्षा और मानसिक पीड़ा का सामना था। जब मैं उन डरावनी घटनाओं का सामना करता था, तब मुझे यह समझ में आया कि असल में वह केवल मेरे भीतर के अंधेरे से ही जूझ रहे थे। अब जब सब कुछ सामान्य हो चुका था, मैं जानता था कि उस साया का सामना करने के बाद मेरी आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। यह संघर्ष अब समाप्त हो चुका था और मैं एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार था। मुझे अब अपनी जिंदगी को नए नजरिए से जीने का अवसर मिला था। भय अब मेरा साथी नहीं था, बल्कि मेरा विश्वास था। मैंने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और अब उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। रंजना की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और मैं भी अपने जीवन के उस कठिनतम अध्याय को पार करके एक नई शुरुआत कर रहा था। अब कोई डर, कोई अंधेरा, कोई साया मुझे नहीं रोक सकता था। वो डर, वो साया, वो अंधेरा, सब कुछ अब खत्म हो चुका था। अब जो बचा था वह था केवल विश्वास, साहस और शांति। उस अंधेरे से निकलकर अब मैं एक नई रोशनी में जीने के लिए तैयार था। इस यात्रा ने मुझे यह सिखाया था कि हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना होता है और किसी भी डर का सामना करते हुए आगे बढ़ना होता है। कभी-कभी हमारे सबसे बड़े डर ही हमें अपने भीतर की ताकत का एहसास कराते हैं। जब हम उनका सामना करते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि हमारे भीतर वह ताकत है जो किसी भी संकट से बाहर निकलने की क्षमता रखती है। अब यह यात्रा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन इसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया था। हमारे अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें, हम जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे।